वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। आज का हमारा लर्निंग टॉपिक है स्पेसिफिक फोबिया अकॉर्डिंग टू DSM-5 TR है साइकोलॉजिस्ट अरीबा सर्वर. So today we discuss that what is specific phobia and what are the types of specific phobia and duration, prevalence, gender and cultural consideration and many more things about the specific phobia. So what is specific phobia? Specific phobia of diagnostic criteria is that a marked fear of anxiety about specific objects or situation. किसी भी ऑब्जेक्ट की या किसी भी सिचुएशन की, हालात की, जैसे कि जानवर हो गए, हाइट हो गई, उड़ना हो गया, फ्लाइंग हो गई, या ब्लड इंजेक्शन या किसी भी तरह की कोई भी ऐसी चीज़ जिससे इंसान को वाज़ेह डर महसूस होता हो और उसको घबराहट महसूस होती हो, उसको हम फोबिया कह सकते हैं. और इसमें इंसान को एंजाइटी और इंटेंस फेयर बहुत ज़्यादा महसूस होता है. साथ साथ ये फेयर और एंजाइटी जो है वो एक्चुअल जो है वो ख़तरे में बदल जाता है. हर इंसान उस चीज़ से जिसको उसका फोबिया होता है, चाहे वो उड़ने का, फ्लाइंग का हो, चाहे जो है वो ऊंचाई का हो या पानी का हो, किसी भी चीज़ का हो, वो उस चीज़ से डरना स्टार्ट हो जाता है. और ये फेयर 6 मंथ से ज़्यादा उसके अंदर महसूस होता है और इसमें उसकी ऑक्यूपेशनल, सोशल, हर तरह की लाइफ जो है वो कम्प्लीटली तौर पर डिस्टर्ब होती है. और ये किसी मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर की वजह से नहीं होता. इसमें पैनिक डिसऑर्डर, OTSD, OCD एंड PTSD भी हो सकते हैं. टाइप्स ऑफ स्पेसिफिक फोबियाज़ की बात की जाए तो इसमें एनिमल फोबिया होता है, टाइप का फोबिया होता है. इसमें डॉग, स्पाइडर, स्नेक, ये कॉमन फोबियाज़ हैं. उसके बाद नेचुरल फोबियाज़ की बात की जाए तो ऊंचाई, स्टॉर्म का और पानी का फोबिया लोगों को ज़्यादा महसूस होता है. ब्लड इंजेक्शन की बात की जाए तो यूनिक जो है वेसुविकल रिस्पॉन्सेज, जिसमें किसी भी तरह की इंजरी होने के बाद अगर बहुत ज़रूरी हो निडल लगाना, इंजेक्शन लगाना या खून का निकलना, तो उससे भी लोगों को डर और खौफ महसूस होता है. उसके बाद आता है सिचुएशनल टाइप ऑफ फोबिया. सिचुएशनल टाइप ऑफ फोबिया लाइक फ्लाइंग फोबिया, एलिवेटर फोबिया और ड्राइविंग फोबिया. इस तरह के लोग जिन्हें सिचुएशनल फोबिया हो, ना तो वो गाड़ी चला सकते हैं, ना वो एरोप्लेन में सफ़र कर सकते हैं और ना ही एलिवेटर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं. अदर टाइप ऑफ फोबियाज़ भी होते हैं लाइक चोकिंग, लाउड साउंड्स का फोबिया होना या किसी भी तरह का कॉस्ट्यूम करेक्टर का फोबिया होना. उसके साथ साथ जो है इसकी सिम्टम्स की बात की जाए तो इंटेंस फेयर ऑफ एंजाइटी होता है, डर बहुत बढ़ जाता है और घबराहट का एहसास भी बढ़ जाता है. सांस जो है वो शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ हो जाती है, सांस रुकना स्टार्ट हो जाती है. वो इस तरह महसूस कर रहे होते हैं कि वो बेहोश हो जाएंगे अगर उनके सामने कोई भी ऐसी चीज़ आ जाए जिससे उन्हें फोबिया महसूस होता है, डर महसूस होता है. क्राइंग, फ्रीजिंग, क्लिंजिंग, ये बच्चों के अंदर सिम्टम्स नज़र आते हैं. और जो स्ट्रॉन्ग अर्ज होता है, एस्केप करते हैं, अवॉइड करते हैं उन प्लेसेस पर जाने से जहाँ पर उन्हें महसूस होता है कि उनका फोबिया किसी भी वजह से जो है वो ट्रिगर हो सकता है. लाइक अगर वो हाइट पर जाने से मना करते हैं, एलिवेटर्स में जाने से मना करते हैं. सम टाइम लोगों को क्राउड फोबिया होता है जिसे हम एगोरोफोबिया कहते हैं, तो वो मॉल्स में जाने से मना करते हैं, बसेस में सफ़र नहीं करते, उन्हें फील होता है कि वो ट्रैप हो जाएंगे. इस तरह के सिम्टम्स जो हैं वो नज़र आ रहे होते हैं, इसलिए वो ऐसी जगहों से एस्केप करते हैं. ड्यूरेशन की बात की जाए तो मिनिमम 6 मंथ कैन बी क्रॉनिक इफ़ अनट्रीटेड. अगर अनट्रीटेड रह जाए ये फोबिया तो 6 महीने में क्रॉनिक सिम्टम्स कॉज हो सकते हैं. और ऑफ्टन बीइंग चाइल्डहुड और अडोलेसेंस, अगर बचपन से ही ये चीज़ चलती आ रही है तो अडोलेसेंस या अडल्टहुड में आकर ये मुकम्मल सवेयर लेवल पर किसी भी पर्सन के अंदर ये फोबियाज़ जो हैं वो नज़र आ सकते हैं. और काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स किसी भी पर्सन की पर्सनालिटी के अंदर जो है वो हो सकते हैं और उसके साथ साथ उसकी डेली लाइफ और ऑक्यूपेशनल लाइफ कम्प्लीटली तौर पर डिस्टर्ब हो जाती है. देन आते हैं सेवेरिटी लेवल्स. तो DSM-5 TR में जो फेयर माइल्ड सेवेरिटी लेवल है उसमें फेयर प्रेजेंट होता है बट मिनिमल एम्पेयरमेंट के ऊपर. उसके बाद आ जाता है मॉडरेट लेवल जिसमें अवॉइडेंस, इंटरफेरेंस होती है कुछ एक्टिविटीज़ की. उसके बाद सवेयर जो है वो बात आ जाती है मॉडरेट टाइप ऑफ फोबिया, स्पेसिफिक फोबिया, जिसमें अवॉइडेंस होती है, इंटरफेरेंस ऑफ लाइफ एक्टिविटीज़ और जो है वो पर्सन को अदर इश्यूज़ कॉज होते हैं. उसके बाद आ जाते हैं रिस्क फैक्टर्स. अब रिस्क फैक्टर्स में कुछ टेम्परामेंटल फैक्टर्स होते हैं, यानी कि बिहेवियरल इनिवेशन होना, जिसमें नेगेटिव अफेक्टिविटी
बहुत ज़्यादा पर्सन की नज़र आ रही होती है। जेनेटिकल इश्यूज़ होते हैं बहुत ज़्यादा, जिसमें साइकोलॉजिकल इश्यूज़ में हायर प्रेवलेंस होती है किसी भी पर्सन की फर्स्ट डिग्री रिलेटिव्स के अंदर। उसके बाद इन्वायरमेंटल फैक्टर्स आते हैं, जिसमें ट्रॉमेटिक इवेंट्स होते हैं, ऑब्जर्वेशनल लर्निंग होती है, और फिर इस तरह से रिस्क फैक्टर्स बढ़ते चले जाते हैं। देन आती है जेंडर एंड कल्चरल कंसिडरेशन। तो जेंडर एंड कल्चर कंसिडरेशन में जेंडर में फीमेल के अंदर स्पेसिफिक फोबिया ज़्यादा नज़र आता है, अप्रॉक्सीमेटली द मेल्स 2.1% होता है। देन मेल्स आर मोर लाइकली टू बी सीक ट्रीटमेंट टू फॉर द सिचुएशनल फोबिया, क्योंकि मेल्स को फ्लाई भी करना पड़ता है, उन्हें ड्राइविंग भी करनी पड़ती है, तो इस तरह के जो फोबियाज होते हैं वो सिचुएशनल होते हैं, तो उन्हें ट्रीटमेंट ज़्यादा कंसीडर करना पड़ता है। कल्चर की बात की जाए तो फेयर मस्ट बी इन योर कल्चर। उसके बाद आ जाता है हमारा फेयर, जो कि हमारी एक्सेसिव रिलेटिव टू द कल्चरल वैल्यूज़ के ऊपर आता है, यानी कि सर्टेन फेयर लाइक एनिमल्स, स्पिरिट्स, क्योंकि कुछ एनिमल्स हमारे कल्चर में भी ऐसे दिखाए जाते हैं कि जो कि बैड इम्पैक्ट डालते हैं। तो क्लिनिशियंस में ये कंसीडर किया था कि कल्चर कॉन्टेक्स्ट के ऊपर भी डायग्नोसिस जो है वो बहुत बैडली और हार्शली कर सकती है, इम्पैक्ट डाल सकती है किसी भी पर्सन के ऊपर। देन उसके बाद हम आ जाते हैं अपनी प्रेवलेंस के ऊपर। तो 12 मंथ्स प्रेवलेंस है 7 to 9% इन यूएस। लोअर रेट रिपोर्ट है एशियन एंड अफ्रीका एंड लैटिन अमेरिका कंट्रीज़ के अंदर। मोस्ट कॉमन एंजाइटी डिसऑर्डर है ये स्पेसिफिक फोबिया। ऑनसेट यूजुअली बिफोर द एज ऑफ 10, ये किसी भी पर्सन के अंदर डायग्नोज हो जाता है, क्योंकि किसी ना किसी इंसान को किसी ना किसी चीज़ से, क्योंकि फोबियाज बहुत सारे टाइप के होते हैं, 70 प्लस फोबियाज खुद लर्न किए हैं मैंने। तो उसके अंदर हम देख सकते हैं कि फोबिया तो किसी को किसी भी चीज़ का हो सकता है। देन आता है हमारा ट्रीटमेंट। तो फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट में हम हमेशा कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी के ऊपर काम करते हैं, एक्सपोजर थेरेपी पे काम करते हैं, ताकि उस पर्सन को एक्सपोजर करवाया जा सके उस चीज़ का, चाहे वो कोई भी चीज़ है, ताकि उसकी लाइफ से वो डर निकाला जा सके। देन हम साइकोफार्माकोलॉजी के ऊपर आते हैं, जिसमें हम उन्हें मेडिसिन के साथ भी रिकवर करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये शॉर्ट टर्म ट्रीटमेंट है मेडिसिन वाला। ज़्यादातर बेहतर ये होता है कि थेरेपी और एक्सपोजर थेरेपी के ज़रिए क्लाइंट को ट्रीट किया जाए और उसको जो है वो लाइफ में बेहतरी की तरफ लेकर आया जा सके, ताकि वो अपनी ज़िंदगी को बेहतर तरीके से गुजार सके। मस्ट लाइक, कमेंट एंड शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड गिव योर फीडबैक अबाउट द होल session. Thank you so much.